आज बात करते हैं इतिहास की एक सबसे बदनाम जेल की, काला पानी। लेकिन ये सिर्फ दीवारों और सलाखों की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी सजा थी जिसका मकसद था कैदियों को जीते जी सामाजिक तौर पर खत्म कर देना। देखिए, किसी भी कैदी के वहां पहुंचने से बहुत पहले ही अंग्रेजों ने उनकी हिम्मत को तोड़ने का एक जबरदस्त तरीका निकाल लिया था। उन्होंने एक बहुत पुरानी सांस्कृतिक मान्यता को ही अपना हथियार बना लिया। उस जमाने में एक मान्यता बहुत गहरी थी कि समुद्र पार करना यानी काला पानी को लांघना धर्म से बाहर कर देता है, और जो ऐसा करता है उसे समुदाय से, समाज से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल कर दिया जाता है। सोचिए, इसी डर का फायदा उठाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय मुख्य भूमि से 1255 किलोमीटर दूर ये जेल बनाई। मतलब यहां आना ही अपने आप में एक सामाजिक मौत थी। अब बात करते हैं खुद उस जेल की। वो कोई आम इमारत नहीं थी, वो अपने आप में एक मशीन थी। क्रूर इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना जिसे सिर्फ कैद करने के लिए नहीं, बल्कि इंसान के दिमाग को, उसकी आत्मा को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका डिजाइन एक खास कॉन्सेप्ट पर आधारित था, पैनोप्टिकॉन। इसका मतलब ये था कि एक अकेला गार्ड बीच में बैठकर सभी कैदियों पर नजर रख सकता था, लेकिन कैदियों को ये कभी पता नहीं चलता था कि उन्हें देखा भी जा रहा है या नहीं। इससे होता ये था कि कैदियों के मन में एक लगातार डर और शक का माहौल बना रहता था। ये एहसास कि कोई हमेशा देख रहा है, यही उन्हें कंट्रोल करने का सबसे बड़ा जरिया था। इसकी बनावट इतनी असरदार थी कि इसका एक अविश्वसनीय उदाहरण भी मिलता है। दो सगे भाई, वीर सावरकर और गणेश सावरकर, एक ही वक्त पर वहां कैद थे, लेकिन जेल के डिजाइन की वजह से उन्हें 9 महीने तक पता नहीं चला कि उनका भाई भी उसी जेल में मौजूद है। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 698। ये जेल में मौजूद अलग अलग कोठरियों की संख्या थी। हर एक कोठरी महज 13.5 गुणा 7 फीट की थी, यानी एक छोटा सा एकांत कारावास का कमरा। यहां कोई डॉर्मेंट्री या कॉमन एरिया नहीं था जहां कैदी एक दूसरे से मिल सकें या बात कर सकें। बिल्कुल अकेलापन। काला पानी का असली खौफ सिर्फ इसकी दीवारों में नहीं था, बल्कि इसकी कभी न रुकने वाली, आत्मा को कुचल देने वाली दिनचर्या में छिपा था। यहां हर दिन बिताना नरक में एक दिन बिताने जैसा था। अंग्रेजों ने यहां भी फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने कैदियों को एक दूसरे के खिलाफ करके कंट्रोल करने का एक सिस्टम बनाया। उन्होंने कुछ क्रूर कैदियों को जमादार नाम का गार्ड बना दिया। ये अक्सर बलोच या पश्तून होते थे, ताकि हिंदू कैदियों पर कोई रहम ना दिखाया जाए। यूं तो कागज पर बनी नियम किताब में ब्रेक का जिक्र था, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें तेल की चक्की पर लगाया जाता था, उनके लिए ये 11 घंटे की बिना रुके दर्दनाक मेहनत थी। यहाँ के हर काम को ज्यादा से ज्यादा दर्द और थकावट देने के लिए ही बनाया गया था। जरा सी भी गलती पर गार्ड बेरहमी से पीटते थे। और सबसे भयानक था तेल पेरने का काम, जहां बैलों की जगह इंसानों को जोता जाता था। हर कैदी को रोज लगभग 14 लीटर तेल निकालने का एक ऐसा कोटा पूरा करना होता था जो लगभग नामुमकिन था। यहां बीमार पड़ना कोई रियायत नहीं थी, बल्कि सजा का एक और बहाना बन जाता था। वीर सावरकर ने लिखा है कि कैदी को माइग्रेन था तो वो एक बार दीवार से अपना सिर टकराता, फिर चक्की घुमाता, फिर सिर टकराता, फिर चक्की घुमाता, क्योंकि रुकने की इजाजत नहीं थी। बुखार हो, पेचिश हो या कोई भी दर्द, काम करना ही पड़ता था। शारीरिक मेहनत के अलावा ये पूरा सिस्टम इंसान की गरिमा को, उसके आत्मसम्मान को छीनने के लिए बनाया गया था। खारे पानी के बस 3 कटोरों से नहाना, या फिर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कोठरी से बाहर निकलने पर पूरी पाबंदी, चाहे कुछ भी हो जाए। खाना ऐसा जिसमें कभी कभी कीड़े मकोड़े भी होते थे। लेकिन इस अकल्पनीय क्रूरता के सामने भी कई कैदियों ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने झुकने के बजाय बगावत का रास्ता चुना। 1933 में इन अमानवीय हालात और ना खाने लायक भोजन के विरोध में कैदियों ने एक सामूहिक भूख हड़ताल की, और ये हड़ताल एक दो दिन नहीं बल्कि लगातार 45 दिनों तक चली। इस हड़ताल को तोड़ने के लिए अंग्रेजों का जवाब और भी ज्यादा क्रूर था, जबरन भोजन कराना। डॉक्टर कैदियों की नाक के जरिए रबर की नली डालकर उनके पेट में दूध और अंडे का मिक्सचर पंप करते थे। ये प्रक्रिया अक्सर जानलेवा साबित होती थी, क्योंकि अगर जबरदस्ती करते हुए नली खाने की नली के बजाय सांस की नली में चली गई तो सारा लिक्विड फेफड़ों में भर जाता था, जिससे इन स्वतंत्रता सेनानियों की तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी।
पर काला पानी की कहानी इसके शुरुआती दिनों में बंद होने के साथ ही खत्म नहीं हुई। इसका एक और दौर अभी बाकी था। जेल ने अंततः बंद होने से पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक और काला अध्याय देखा। जब जापानियों ने द्वीपों पर कब्जा किया तो उन्होंने इसे फिर से खोल दिया। और विडंबना देखिए, जब सुभाष चंद्र बोस ने वहां का दौरा किया तो उन्हें कभी भी वो हिस्सा नहीं दिखाया गया जहां जापानी सेना ने असल में कैदियों को रखा था। आज जेल की उन मूल 7 शाखाओं में से सिर्फ 3 ही बची हैं, और अब वो एक म्यूजियम और उन शहीदों की याद में बनाया गया एक राष्ट्रीय स्मारक है जो हमें उस क्रूर अतीत की याद दिलाता है। तो यहाँ एक अहम सवाल उठता है, यातना देने की एक जगह का तीर्थ स्थान में बदल जाना हमें हमारी यादों, हमारे इतिहास और हार न मानने की उस विरासत के बारे में क्या सिखाता है? इस पर सोचना जरूरी है।